उरी में 18 जवानों की शहादत के बाद भारत में बच्चे बच्चे का खून खौल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के समझदार लोग भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वक्त खराब और खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाक आर्मी को अपना बुरा वक्त नजर नहीं आ रहा। उरी में घुसपैठ करा के भारत की पीठ पर वार करने के बाद पाकिस्तान ने आज भी एलओसी पर नापाक हरकत की। आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए उरी सेक्टर में पाक आर्मी ने फायरिंग की तो हंदवाड़ा इलाके में भी घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की इन हरकतों से भारत की सेना, सरकार और जनता सबके सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करने की पहले ही छूट दी जा चुकी है। अब सरकार रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। नवाज शरीफ अमेरिका में कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए और भारत की सरकार भी मन बना चुकी है कि इस बार पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाएगा। हमारा पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्षी दल देश पर संकट के समय सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सरकार सच्चे मन से इसके लिए सुझाव निकाले और इसके लिए कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि हमेशा के लिए हमको यहाँ इस आतंक से छुटकारा मिल सके। भारत पाकिस्तान के रिश्ते उरी के जघन्य और भर्त्सना योग्य हमले के बाद कभी वैसे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान वालों को मारो और इसको गोली का लगा के उड़ा दो। जो जघन्य अपराध के रूप में हमारे सोते हुए नौजवानों के साथ जो घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत ही द्रवित है। तो इसी पर खास बात के लिए कि भारत सरकार को आगे की कार्रवाई क्या करनी चाहिए, किस तरीके से आगे रणनीति बनानी चाहिए, क्या कूटनीतिक रास्ते होने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर संबित पात्रा जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आलोक शर्मा जी जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है और कर्नल RSN सिंह जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या करना चाहिए। सभी कह रहे हैं कि अब हद हो गई, हद कर दिया आपने, पाकिस्तान को यही कहा जा रहा है। देखिए, रिस्पांस होना चाहिए, मुंहतोड़ होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए और ज्यादा मात्रा में विजिबल होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये केवल आर्मी और आर्म फोर्सेस की मोराल की बात नहीं है, ये पूरे देश के मोराल की बात है। लेकिन जोश में और गुस्से में थोड़ा सा होश, मैं बहुत ज्यादा होश की बात नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा होश कि जब आप कोई भी विकल्प ढूंढते हैं तो वो विकल्प ऐसा होना चाहिए जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हो, कि आप जो रिसोर्सेज लगाएं और आप जो एफर्ट लगाएं उसका आपको बड़ा नतीजा निकले। अब जैसे मिसाल की तौर पे एक शुरुआत के ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में अमेरिकन्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल फूंक दिए और कैजुअलिटीज कितने 6। ओसामा बिन लादेन को मारा, मुल्ला मंसूर को मारा, कोई फर्क नहीं हुआ। अभी आज भी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉल कर रही है तालिबान को। तो ये आपको भी मद्देनजर रखना होगा कि आप किस तरह के मुल्क से आप डील कर रहे हैं। आप एक इस तरह के मुल्क से डील कर रहे हैं जो कि बर्बाद होने के लिए तैयार है, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करता है। लेकिन विकल्प, मेरे पास एक विकल्प है और वो विकल्प ये है कि आपने पार्लियामेंट में जब ये रेजोल्यूशन पास कर दिया और आज 2 बड़े दल के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां हैं, तो जब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान किया पीओके के बारे में, आप आज आदेश दे दीजिए अपनी सेना को कि पीओके अब हमारा पूरा का पूरा हमारा है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इंसिडेंटल है। और आज अभी जो खबर आई है कि जिसमें 8-10 वो मिलिटेंट्स मारे गए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कल मुझे ये पता चले कि हमारी फौज
ने एलओसी पार करके उनको जाके मारा है। ये डिफेंसिव माइंडसेट से निकल के अब हमको पूरा का पूरा पीओके हमारा है, और अगर जरूरत पड़े तो आप पूरी छूट दीजिए कि जाइए आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नोज पे आप जाके बैठ जाइए वहां पे, क्योंकि रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हमने नहीं बदला है। रूल्स ऑफ, मैं उस इलाके में मैंने नौकरी की है, जनरल बख्शी साहब ने तो वहां कमांड किया है। रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या था कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, हम दोनों फौज में यह था कि हम उसका सैंक्टिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन आपने हमारे रेयर में अटैक करके रूल्स ऑफ इंगेजमेंट आपने बदल दिया है। देयरफॉर ये एक्ट ऑफ वॉर है, और जब एक्ट ऑफ वॉर है तो ऑटोमेटिकली लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आपकी बात में समझ गया। जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और भारत को एक्ट ऑफ वॉर के हिसाब से जवाब देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, 18 जवानों की शहादत का मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव टॉलरेंस थ्रेशोल्ड पार हो चुका है। ये कोई कॉमन टेररिस्ट वारदात नहीं। हमारी फौज के ऊपर इतना घातक हमला एक एक्ट ऑफ वॉर है। 30 साल से हमारा देश रक्षात्मक, डिफेंसिव, डिफिडेंट पॉलिसीज अख्तियार कर रहा है, जिसके अंदर हम केवल कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करते आए हैं अपने ही इलाके में। हमने पुरजोर कोशिश कर ली पाकिस्तान से दोस्ती करने की, पाकिस्तान से शांति बहाल करने की, बहुत प्रयास किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी अपनी पॉलिटिकल नेक स्टिक आउट करके उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारी पीठ में छुरा घोंपने के बजाय हमें कुछ नहीं मिला है। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान से उस भाषा में बात करें जो नवाज शरीफ को नहीं, जनरल राहिल शरीफ को समझ आती है। पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी होगी कि उस पे अंकुश लगे कि जिस तरह से वो एस्केलेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके कॉस्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अगर पाकिस्तान बात बढ़ाना चाहता है, सो बी इट। हमारे पास बहुत दर्जे हरारत है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के बीच और पूर्ण युद्ध के बीच। हमारे देश में एक ऐसा तबका है जो हमें डरा डरा के मारना चाहता है। जब भी बात होती है कोई सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये टिड्डी दल निकल आता है, अपने ये जो चींटियों के पर निकल आते हैं और ये चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू होते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा, मेरा सर न्यूक्लियर युद्ध होगा। क्या पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान है, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, मर्सिडीज कार में जाते हैं, वो सब रैशनल एक्टर्स हैं? वो कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। न्यूक्लियर हथियार केवल पाकिस्तान के पास नहीं कि वो रोज खड़काता रहे ये डमरू, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, बिल्कुल उनसे ज्यादा किलोटन वेट के हैं। हमारी टेरिटरी से 5 गुना ज्यादा है हम पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान ने पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल फायर भी कर दिया तो हमारी 58% जनता को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान पे हमारे न्यूक्लियर हथियार गए तो पाकिस्तानी पंजाब की तो जून खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, ये गीदड़ भपकी हमें ना दे, गीदड़ भपकी ना दे डिफेंस मिनिस्टर, ना उसके एरे गहरे जो नथु खैरे हर यहां से गीदड़ भपकियां देनी शुरू हो जाता है। आप बेफिक्र होके अपनी कार्रवाई करें। देश में बहुत आक्रोश है और बिल्कुल देश में बहुत आक्रोश है, और इसी आक्रोश को मैं क्रॉस द बॉर्डर ले जाता हूं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए। मोहसिन रजा साहब, मतलब हद तो आज इसलिए हो गई कि पाकिस्तान ने उरी में हुए आतंकवादी हमले की निंदा तक नहीं की। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि जो टेररिज्म हुआ है, बल्कि हम तो इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं, उसको आप कंडेम ही कर देते, वो तक नहीं किया। यानी ये बता रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने इस वाक़े के फौरी बाद ना कोई सबूत आपके पास था, ना आपने कोई चीज को देखा, और पाकिस्तान में ये बिल्कुल आम ख्याल ये किया जा रहा है कि भारत जो है मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से मज़ालिम कर रहा है और आलमी सतह पर जो उसकी रुसवाई हो रही है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये वहां की एजेंसियों का अपना ही एक काम लग रहा है।
पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं थी ऐसे मौके पर ये कार्रवाई करने की, और अब एक ऐसा ड्रामा रचाया गया इंडिया की तरफ से उड़ी में जो वाकया किया गया, उसकी आड़ में आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को दबाया जाए और पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान इन तमाम चीजों को मुस्तरद करता है और ना ही वो समझता है कि उड़ी का वाकया कोई जेन्युइन वाकया है, और ना ही पाकिस्तान इस हवाले से भारत के साथ कोई बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ जो बात की थी उसमें वो कोई वाज़ेह सबूत नहीं दे सके। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उनसे कहा था कि कोई ऐसे जो है सबूत दिए जाए, एक्शनेबल जो है एविडेंस प्रोवाइड की जाए जिसकी बुनियाद पर कोई बात आगे हो सके। और पाकिस्तान ने यह भी बिल्कुल वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हुई, ना ही कोई इंडिया के पास कोई ऐसा सबूत है। दाद देने का मन कर रहा है मोहसिन भाई, आपको दाद देने का मन कर रहा है। एक मिनट में डॉक्टर संबित पात्रा को जोड़ना चाहता हूं, अभी तक नहीं बोले, फिर उसके बाद में जनरल बख्शी और सिंह साहब के पास भी जाऊंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, और कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को? पठानकोट में दे दिए, मुंबई हमले में दे दिए, जितने आतंकी हमले हुए हैं हाल के दिनों में हर के बारे में सबूत दिए गए, जिंदा सबूत दिए गए, जिंदा टेररिस्ट दिखाए गए, लेकिन मानने को राजी नहीं है। अब क्या करेंगे हम? देखिए दीपक जी, मैं बड़ा आदर करता हूं आपका, मगर मुझे समझ में नहीं आता है ये इस प्रकार के पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनको ये परमानेंट डिनायबिलिटी में रहते हैं, हम इनको अपने जगह स्थान क्यों देते हैं? ये आके जिस प्रकार की अनर्गल वार्तालाप करते हैं जिनका न सर होता है न पांव होता है, मगर बड़े कष्ट के साथ हमें सुनना पड़ता है। देखिए अभी मैं मोहसिन रजा को सुन रहा था, वो कह रहे थे ध्यान भटकाने के लिए। आपको समझना होगा, जब बालूचिस्तान पे ध्यान गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को बालूचिस्तान के विषय में जिस प्रकार से लाल किले से अपने विषय को रखा, पूरे देश में पूरे विदेश में जो विषय कश्मीर को लेकर कहीं न कहीं डिस्कशन हो रहा था वो शिफ्ट हुआ बालूचिस्तान के ऊपर। और जिस बालूचिस्तान में ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज, जीनोसाइड को लेकर देश विदेश अनभिज्ञ थे, वो जानने लगे कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है अपने लोगों के साथ। तो जब ये पूरा विषय हुआ, वहां से ध्यान भटका के पुनः कश्मीर में ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कुप्रयास पाकिस्तान ने किया है, जिसमें उन्होंने हमारे 18 जाबाज सिपाहियों को इस प्रकार मारा है, उनको शहादत मिली है। तो इसका बदला तो अवश्य लिया जाएगा, इसका बदला छोड़ा नहीं जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो परपिट्रेटर्स हैं उनको पनिश किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। दो चीजें हैं दीपक जी, एक तो कोवर्ट होता है ऑपरेशन, एक होता है ओवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट ऑपरेशन में सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो युद्ध हो, वो तो जब होगा आवश्यक रूप से हम सबके सामने होगा। और डीजीएमओ ने कल खुद कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए हमने अपने राइट रिजर्व कर लिए हैं, इसका बदला हम लेंगे, मगर वो समय, वो स्थान और वो तरीका हमारा होगा। क्योंकि आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है, इसलिए आर्मी ने कहा है कि हम अपने तरीके से बदला लेंगे। जहां तक कोवर्ट तरीकों का सवाल है, यहां हम पैनल में जो भी बैठे हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो या एक्सपर्ट हो, मुझे लगता है हम कोवर्ट तरीकों को ना हम शेयर कर सकते हैं, ना हम कोवर्ट तरीके क्या होंगे इसके बारे में ज्यादा हम जान पाएंगे, और जानना भी नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से सरकार अपना काम कर रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल जनता को लगता है कि इस बार एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक कहा हरिसिंह सिंह साहब ने, और ठीक कहा जनरल जीडी बख्शी ने कि इस बार पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। मैं इसे कहूंगा शिशुपाल प्रिंसिपल। जिस प्रकार शिशुपाल ने लास्ट में जाके शिशुपाल पर कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ दिया था, अब चक्र छोड़कर पाकिस्तान को खंड विखंड करने का समय आ गया है। आलोक शर्मा जी, मैं सबसे पहले संबित जी आपकी बात से एग्री करते हुए, मोहसिन रजा जिस डिनायल के मूड में हैं और वो उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि हम अपने सेना के जवानों को हल्कान करेंगे, शहीद करेंगे, ऐसा वो निकृष्ट और घटिया आरोप लगा रहे हैं। तो मैं मोहसिन रजा जी की वॉइस को यही विराम देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान से इस मसले पर बहस करने से या आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। आलोक शर्मा जी, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये साफ साफ कह दिया डॉक्टर संबित पात्रा ने। अब हम घर में बात कर रहे हैं, अब कोई पाकिस्तान नहीं है हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, पता नहीं कौन देगा। मोदी साहब तो पहले कहते थे हम आएंगे और कोई आतंकवादी हमारी तरफ हाथ भी नहीं उठाएगा, अब वो कह रहे हैं दिया जाना चाहिए। अरे भाई आप तो सत्ताधारी दल हैं,
आप कब देंगे आप नहीं बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं। 50 घंटे के करीब गुजर गए हैं, आपकी तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप पहले कहते थे कि आंख में आंख डाल के बात करेंगे, यही पात्रा साहब बड़े कहते थे कि साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पठानकोट पे ISI के लोग आए तब भी मास्टर स्ट्रोक था। मोदी साहब जेम्स बॉन्ड की तरह वहां गए लाहौर में, तब भी मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन उसके बाद फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि तो नर्कलोक में चले गए प्रधानमंत्री महोदय। आज सवाल मुख्य ये है कि पिछले 2.5 साल में जो चीजें आपने, ठीक है चुनावी वायदे हैं, हम अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स ने कहा है कि आप कोई भी स्ट्रांग स्टेप लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी नीति नहीं है, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। यही पात्रा साहब थे, कहते थे कि साहब देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है कि अलगाववादी अगर यहां पर आकर मिले हैं इसलिए हमने सचिव स्तर की वार्ता खत्म कर दी। सचिव स्तर की वार्ता खत्म कर दी लेकिन PM वहां चले गए। आप कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर की जो हमारी नीति है उसमें हमने पूरी तरह से बड़ा सख्त कदम उठाए हैं, उसके बाद आपने रोशनदान भी खोल दिए। मैं समझता हूं केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की नीति के मामले में पूरी तरह से फेल है। मुझे याद आ रहा है 15 अप्रैल 2014 का जो मोदी साहब का भाषण था कि मां बेटे की जो बैठी सरकार है उसकी वजह से वहां जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है। आज सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान की वजह से है। उस समय क्या कहते थे कि साहब देखिए मां बेटी की सरकार की वजह से मर जवान और मर किसान हो रहा है। भाई हम आपसे केवल आपके जो भाषण थे कि लव लेटर मत लिखिए, एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज आप कह रहे हैं कि सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, वो फेल्ड नेशन है। अरे भाई फेल्ड नेशन अगर इतना कुछ कर रहा है तो सरकार की फेलियर है कि नहीं है, आप केवल इतना बता दीजिए। आप पहले कहते थे हम आएंगे 24 घंटे में समस्या का हल दे देंगे, आज हम विपक्ष में हम केवल आपकी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं कि साहब देखिए कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। अरे भाई क्या केंद्र की सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या वो भी राजनीति है? ठीक है आलोक जी, आपने पॉइंटेड सवाल पूछे, डॉक्टर संबित पात्र से पॉइंटेड जवाब लूंगा और उसके बाद सिंह साहब और GD बख्शी जी के पास चलूंगा। देखिए दीपक जी, सवाल तो पूछना बनता है। हम सरकार में हैं, चाहे GD बख्शी साहब हो चाहे RSN सिंह साहब हो, अगर हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, और जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मगर मैं एक निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री नरक में चले गए, ऐसे भाषा का प्रयोग हमारे देश के लोग तो कहा वो नरक है वहां पर। आलोक शर्मा हमने तो नहीं कहा। सुन ली, मैं प्रधानमंत्री क्या वहां नहीं गए थे 2 महीने पहले? मैं आपके भी दीपक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने इनको ध्यान से टोका में और तलखी भरी आर्ग्यूमेंट लोग पसंद नहीं करेंगे। देखिए मैं कहूंगा कि देखिए आप अपनी सवाल पूछिए, उसमें बहुत एग्रेशन से पूछिए, मगर इस प्रकार के कोई रक्षा मंत्री ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी नरक में चले गए, आपने बनाया है। मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां रक्षा मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरक में चले गए। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल पाकिस्तान नरक है, और आलोक शर्मा जी सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान गए थे। दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। शब्दों को मत घुमाइए, बलूचिस्तान घुमा दीजिए, पाकिस्तान घुमा दीजिए, और जम्मू कश्मीर पे आइए, बॉर्डर पे आइए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप बीच में ऐसे नहीं बोलिए, आराम से सुनिए, मगर प्लीज आप क्वेश्चंस में ढंग से पूछिए, बेढंगे तरीके से मत। मतलब आप बताएंगे क्या क्वेश्चन कैसे पूछना है? अब मर जवान मर किसान का नारा लेकर बताऊंगा। आप प्रधानमंत्री नरक में चले गए बोलेंगे तो मैं ऐसे ही आपको सैनिकों की शहादत पे राजनीति करके आए हैं आप लोग। अब आप हम बता रहे हैं कैसे सवाल पूछा जाए। को नरक में बोलने वाले पाकिस्तान से भी खराब तरीके से प्रश्न पूछे। पाकिस्तान के अभी पैनलिस्ट थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि मोदी जी नरक में गए, आप बोल रहे मोदी जी नरक में चले गए। तो कम से कम आप शब्दों को चयन ठीक से करिए। अब सुन लीजिए, मैं अब उस विषय को साइड में रखता हूं, अब मेन विषय पे आता हूं। देखिए अभी राहुल गांधी जी ने भी कुछ सवाल उठाए। राहुल गांधी पे पहुंच गए, केंद्र सरकार का इतना बड़ा इश्यू चल रहा है और आप लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली से बाहर ही नहीं आते। डेंगू पे चर्चा हो तो अभी गांधी फैमिली में पहुंच जाते हैं। बोल लेंगे, जवाब थोड़ा के लिए बोलिए। राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछा था, जवाब दिया गया है उनको, और कहा गया है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी और परिपक्वता गुलाम नबी आजाद से सीखे। परसों गुलाम नबी आजाद जो इन्हीं के लीडर हैं, जम्मू कश्मीर को समझते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। दीपक जी मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा अनइंटरप्टेड, तो मैं जवाब दे दूंगा, वरना आप इनसे बुलवा लीजिए। हाँ, गुलाम नबी आजाद ने एक स्टेटमेंट जारी किया है उड़ी के बारे में कि उड़ी में आखिर अटैक क्यों हुआ। उन्होंने कहा है कि उड़ी का अटैक पाकिस्तान की बौखलाहट के कारण हुआ, और वो बौखलाहट क्यों हुआ? क्योंकि 2016 में सबसे ज्यादा आतंकी मार के इस सरकार ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है।
मैं आपको बता दूं 110 आतंकी इन्फिल्ट्रेटर्स 2010 में मारे गए, और इसलिए मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ दूं। नहीं, आप शब्दों को मत घुमाइए। अच्छा, आर्मी ने किया है तो आर्मी ने किया है तो ये सरकार नहीं है, तो आर्मी ने किया है तो सरकार नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप तो चुप होकर बैठ जाइए। पूछ रहे हैं कि आप जैसे पाकिस्तानी एजेंट चुप होकर बैठ जाइए, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरक में जाएंगे ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। मैं आपको आपके रक्षा मंत्री ने कहा कि आप नरक लोक है, और प्रधानमंत्री वहां गए तो मैं क्या कोई स्वर्ग में गए क्या? नहीं, आपने जो स्वर्ग मानते हैं आपने जो सेंटेंस कहा था, मैं इंडिया न्यूज को कह सकता हूं कि वो रिवाइंड करके दिखा दीजिए, वो आप उसको रिवाइंड करके दिखा दीजिए। दोबारा अपने सेंटेंस को रिपीट कर सकता हूं, मोदी नरक में गए, जवाब नहीं दिया, नरक में गए, अपने देश के प्रधानमंत्री नरक में गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले प्रवक्ता को मैं पाकिस्तान का प्रवक्ता मानता हूं। थोड़ा सा कूल डाउन होते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, फिर से हम नए सिरे से बात करेंगे, और नए सिरे से जो हमारी बात होगी उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि क्या हमको तुरंत एक्शन नहीं करना चाहिए था। इससे क्या पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही है? ब्रेक के बाद तो सवाल यह है कि कूटनीतिक मोर्चे पर तो हम काफी एक्टिव हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजिक मोर्चे पर हम ठीक हैं? कल डिप्टी एनएसएस सतीश चंद्रा ने कहा था कि अगर हम पर स्ट्राइक होता है और एक युद्ध जैसे हालात हैं तो 72 घंटे के भीतर हमको जवाब दे देना चाहिए, चाहे जवाब किसी भी फॉर्म के अंदर हो। सवाल यहाँ पर ये उठता है जनरल जीडी बख्शी, और यही सवाल मैं RSN सिंह साहब से पूछूंगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, या जगह या समय हम तय करेंगे? मुझे पता है युद्ध कह के नहीं लड़े जाते, टीवी स्टूडियोज में नहीं लड़े जाते, लेकिन क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए, दो विकल्प हैं आपके पास। एक कि आपकी स्ट्राइक इमीडिएट हो ताकि कॉज इफेक्ट चेन जो है वो दुश्मन के खेमे में दुनिया के सामने एस्टैब्लिश हो जाए कि दुश्मन ने ये किया, टिट फॉर टैट हमने ये जवाब दिया। ये कॉज इफेक्ट चेन इसे कहा जाता है। इसमें जल्दबाजी हो जाती है कई बार, और मैं समझता हूं जो मेरा सेना का तजुर्बा है कि तैयारी आप अच्छे से करें, कोई जल्दबाजी उसमें नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के ठोस कार्रवाई करें। और अगर आपने डिले की है और ये जो एडवांटेज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का आप खो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बड़ा और अच्छा करारा दर्जे का एक रिस्पांस प्लान कर रहे हैं। ये मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं वर्दी उतार चुका हूं। जो अभी सेनाध्यक्ष है, जो डीजीएमओ है, जो हमारे आर्मी कमांडर हैं, उन पे जिम्मेवारी है। हमारे डीजीएमओ का बयान बहुत साफ और सुथरा था कि हम कब और कहां रिटेलिएट करें, ये राइट हम रिजर्व रखते हैं। ये फाइटिंग वर्ड्स हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना अपने शब्दों पर खरी उतरेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें, ना सिर्फ आपके देशवासियों की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश के ऊपर टिकी हैं। और हमको अब बातचीत नहीं करनी, हमारे शब्दावली नहीं, हमारी करनी बोलेगी। आवर वर्ड्स विल, आवर एक्शंस विल स्पीक फार लाउडर देन वर्ड्स। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी राजनीतिक लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप इज ऑन टेस्ट। मैं जानता हूं कि वो इसके बारे में उनको पूरा इल्म है कि इस देश में कितना आक्रोश है, इस देश में कितनी जो है तेज फीलिंग है, और उनको इसके मुताबिक कार्य करना एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में अब उनका दायित्व है। और मुझे पक्का यकीन है कि इस दायित्व पे हमारी सेना खरी उतरेगी। ठीक है, उस दायित्व में सेना खरी उतरेगी, और हम सेना पर, उसकी जांबाजी पर, उसकी प्रिपरेशन पर ना कभी डाउट कर सकते हैं और ना ही कभी डाउट करेंगे। लेकिन सिंह साहब, सेना को भी इंतजार होता है पॉलिटिकल सिग्नल्स का। पॉलिटिकल सिग्नल मिल चुके हैं, तो ऐसे में अगर हमने एक काउंटर ऑफेंसिव किसी भी तरीके से हुआ, वो नहीं किया, तो क्या लोग ये सोचने लगेंगे कि हमारे कहने और करने में अंतर है?
नहीं, विकल्प जरूर डिस्कस किए जा रहे होंगे, लेकिन मैं एक इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेरे को अभी ये देखिए, मैंने कहा इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और शायद लोगों का मुझसे मतभेद हो। ये देखिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन कि भाई जब एक्ट ऑफ वॉर है उसके बाद आप एनआईए को भेज रहे हैं किस काम के लिए? इट्स वेरी डिमोरलाइजिंग। आप बैटल जोन में आप एनआईए को भेज रहे हैं, सबूत किसके लिए? किसके कंजम्पशन के लिए सबूत? मैं हिंदुस्तान के लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस पे गौर फरमाएं कि अगर पाकिस्तान के इस तरफ आप हैं तो उस तरफ नाटो फौजें बैठी हुई हैं, अमेरिकन फौजें बैठी हुई हैं। उनको सब मालूम है कौन सी जिहादी तंजीमें हैं, किसका कैचमेंट एरिया है। अभी वहां जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव है, एक जापानीज जेंटलमैन है, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट अभी पेश की है जिसमें कहा है कि अभी जो हाल में जितने अटैक जो हुए हैं कंधार में और काबुल में, उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इस्लामिक स्टेट, हकानी ग्रुप, ये सभी के सभी शामिल थे और ये आईएसआई के द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। तो ये बताइए, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल पेकिंग ऑर्डर में किसकी अहमियत है? वेस्टर्न कंट्रीज की है, और उनको सब मालूम है कि ये क्या है। हमसे वो ज्यादा जानते हैं पाकिस्तान के जिहादी स्ट्रक्चर को, उनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को और उनके इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर को। फिर ये बार बार ये सबूत, ये एनआईए का जाना, ये ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है। मैं इन्फेंट्री मैंने नौकरी की है। आप ये ऐसी वॉर जोन में अगर ऐसी कोई घटना घटी है, आप वहां तुरंत स्पेशल फोर्सेस को आप भेज देते हैं, आप एनआईए को भेज देते हैं। और मैं तो शुरू से ही मैं एनआईए के खिलाफ हूं। चलो आपने बना लिया, पता नहीं किसके लिए सबूत, क्या सबूत मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ये सभी मालूम है इंटरनेशनल कम्युनिटी को हकीकत क्या है। तो इसलिए ये सबूत की बात हम ना करें। दूसरी बात मैं जो ये कह रहा हूं, जनरल बख्शी साहब ने आपको बताया कि विकल्प जरूर हमारी सेना पेश कर रही होगी, डिसीजंस लिए जा रहे होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक एंड्योरिंग सोल्यूशन के लिए मैं बार बार इस बात पर मैं इसरार करता हूं कि हम लोग कोई मेंटल टेरिटोरियल फ्रीज से सफर कर रहे थे पीओके के मामले में। आपने वो जो हिस्सा था पीओके का उसको दे दिया था मेंटली पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। आपने जब भी बस पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की तो आपने उरी मुजफ्फराबाद, श्रीनगर मुजफ्फराबाद, आपने कभी भी बात किया इसके बारे में? ये सकाडू और कारगिल के, जहां पर उस तरफ भी शिया है इस तरफ भी शिया है, वो केवल पेपर पे था, उस पर कभी तवज्जो नहीं देगा। और इसी का कारण था कि ये कारगिल हुआ। जरूरत है कि प्लीज ये मेंटल, ये जो आपका टेरिटोरियल जो फ्रीज था उसको अपने हटाइए, और आज पूरे सेना को और देश को बोलिए कि पीओके आपका है। हम जहां जहां हमारी कैपेबिलिटी जब होगी हम वहां जाएंगे, और आप नीचे लोअर लेवल कमांडर्स को डेलीगेट कर दीजिए कि वो जितना एरिया एक्सपैंड कर सकते हैं वो पीओके में वो करें। लेट्स चेंज द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। और तीसरी बात, फाइनल बात, मैं 1 मिनट बस लूंगा कि देखिए, ये एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आपने 2 प्रांतों को, एक पीओके को और बलूचिस्तान को चाइना के साथ बैल की तरह उसमें जोड़ दिया है उसमें। और इसके 2 एंड हैं। एक पीओके में जो हो रहा है वो इलीगल है, और जो बलूचिस्तान से वो जा रहा है वो भी उनके मर्जी के खिलाफ है। तो हमने उसको एड्रेस किया है एक साथ जी, ताकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं आपको बता दूं, इसका जो स्ट्रैटेजिक कोलैटरल है वही कोलैटरल आप यहां पर जेएनके में भी देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया बात पूरे तौर पर कि हमको और एग्रेसिव होने की जरूरत है। डॉक्टर संबित पात्रा, यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, क्या हमारा एग्रेशन अब एक्शंस में नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि लोग एक्शन की बात कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इसके बारे में?
नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो लोगों के सेंटिमेंट्स को, उनके सेंसिबिलिटीज को आत्मसात करके ही सरकार चलती है, क्योंकि लोगों से ही सरकार है। यहां मैं कुछ और अलग कहूं, लोग अलग कहें, ये हम अलग अलग नहीं है, मगर लोगों के सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजाइज करके ही सरकार बढ़ेगी। देखिए, हमेशा जोश में होश, बहुत सारा जोश बिना होश के ये कई बार नुकसानदेह भी होता है। और आप भी मानेंगे, जनरल बख्शी और सिंह साहब भी मानेंगे कि बिल्कुल सरकार जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए जो जोश तो है उसमें होश ऐड करके ही आगे बढ़ेगी। आप देखिए, बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचकर बलूचिस्तान के विषय को इंटरनेशनली बढ़ाया गया है, बहुत स्ट्रैटेजिकली। जिस पीओके के विषय में अभी ठीक कहा सिंह साहब ने, वो तो हमारा ही है। उस पीओके के विषय में बहुत सोच समझकर गिलगिट बाल्टिस्तान को हम सेंटर स्टेज में ला रहे हैं, और उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये जो डास्टर्डली एक्ट किया है पाकिस्तान ने कि ये तो इंटरनेशनल फोरम में बलूचिस्तान जा रहा है जहां कश्मीर जाना चाहिए, तो ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ऐसे में हम अगर एकदम जोश के साथ काम कर दे और होश नहीं रखे तो कई बार नुकसानदेह भी होता है। तो जरूर सरकार स्ट्रेटेजाइज कर रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपका सेंटीमेंट हमारा सेंटीमेंट है। आपकी जो इच्छा है कि शहादत व्यर्थ न जाए, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा, सरकार का कमिटमेंट है। आलोक जी, मैं समझता हूँ शहादत की बात भी अगर बीजेपी करे तो बहुत सारे वाकये हैं जहां पर व्यर्थ गई है। पठानकोट पर यही प्रवक्ता महोदय बड़ी पीठ थपथपाते थे कि साहब देखिए, हमने एनआई वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी टीम वहां से आई उसको बुला के एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। पठानकोट के बाद आज हुए 6 महीने हो गए और उन्होंने हमारी एनआईए को जाने से मना कर दिया। उसके बाद तमाम चैनल भी गोता खा गए, बीजेपी के प्रवक्ता भी गोता खा गए। आज बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं का खून खोल रहा है और जिम्मेदारी आर्मी को दे दी है कि साहब आप लड़ लो, आप जब आपको जवाब देना हो जब दे दीजिएगा। तो खून खोलना, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से, फिर निंदा करते हैं, फिर कड़ी निंदा करते हैं। इसके आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। क्या आपने विपक्ष में 2.5 साल में विपक्ष से पाकिस्तान के मुद्दे पर एक बार भी बात की? आप कहते हैं कि साहब जनता की वजह से ही सरकार चलती है, हम भी मानते हैं। तो क्या विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो जनता के चुने हुए नहीं है? राहुल गांधी से बात करने के लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या सांसद नहीं है क्या? आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? राहुल गांधी उस खानदान से आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 बार टुकड़े लगे। वो आपकी मानसिक शून्यता है। वो उस परिवार से आते हैं जिसने 2 अपने, आपको पता है 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है? प्रधानमंत्री रहते हुए 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने बयान दिया है आतंकवादियों की भेंट चढ़ा दी। वो इंदिरा गांधी के वंशज हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के वंशज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान के वंशज हैं, क्योंकि आप तो जुमलों वाली पार्टी हैं, जुमलों पे चलते हैं आप लोग, इसलिए राहुल गांधी और भगवान के वंशज बनाना बंद कर दीजिए। आप मुझे केवल ये इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू के वंशज है, अपने पास रखिए, ये हमें मत सिखाइए। सब मोदी जी के वंशज हैं, सब। अच्छा, मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, फिर मैं आप दोनों से फाइनल कमेंट लूंगा। मैं फिर आप दोनों से फाइनल कमेंट लूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। के लिए उकसा रहा है आलोक शर्मा जी, अपना पॉइंट रखते थे। आलोक जी, मैं बड़ा सीधे सवाल पूछता हूं, क्या आप सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीजेपी को? नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल वो जो उन्होंने शब्द कहे थे उनको दोहरा रहे हैं। दूसरी चीज, वो बार बार कहने से हमने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को। और जनता को आप कब तक मीडिया के चैनल्स में बैठ के कागज के टुकड़े पढ़ पढ़ के गुमराह करेंगे? आप मुझे बताइए, आइसोलेट कैसे हो गया पाकिस्तान? अमेरिका ने कोई सैंक्शन लगा दी? अरे भाई, रशिया जो बहुत दूर था उनसे, वो कल तक वहां पर जो है रशिया ने अब ज्वाइंट एक्सरसाइज कैंसिल कर दिया, हेलीकॉप्टर भी नहीं दे रहा। सर, मैं यही पूछना चाहता हूं कि ज्वाइंट एक्सरसाइज की नौबत क्यों आई? रशिया अगर ज्वाइंट एक्सरसाइज पाकिस्तान में आकर कर रहा है तो क्या ये हमारा कूटनीतिक फेलियर नहीं है? आपने वहां पर साबरमती के किनारे बड़ा झूला झुलाया, अब क्या हो रहा है वहां पर पीओके में? सरकार वहां पर चाइना की और पाकिस्तान की अपनी सड़कें बना रही है और बीजेपी कह रही है साहब देखिए हमने तो इनको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद वो इतना काम कर रहे हैं कि 1000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन करते हैं। मोदी साहब की और जो नवाज शरीफ जी की युगलबंदी रही पिछले 2.5 साल में, 12-13 बार जो मिले, ये देश की जनता इससे नफरत करने लगी है कि आप साहब मिल रहे हैं जाके, आप कहीं सोफे पे बात गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं आप जेम्स बॉन्ड की तरह वहां लैंड कर रहे हैं, कहीं साड़ी भेज रहे हैं, कहीं शॉल भेज रहे हैं, कहीं आम आ रहे हैं। अरे भाई, उसके बाद हमारे जवान मारे जा रहे हैं तो क्या विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा? आज तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, कंक्लूडिंग कमेंट।
देखिए, मैं किसी प्रकार की तलखी में नहीं जाना चाहता। एक बहुत ही खराब परिस्थिति है जिसमें हमने अपने 18 जवान गंवाए हैं। ऐसे में मैं तलखी करके एक दूसरे पार्टी पर, आज वक्त है कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर, कॉमन दुश्मन हमारा पाकिस्तान होना चाहिए। मगर जब भी मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो उनका दुश्मन नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी नहीं है, लेना देना आपकी भाषा है। मैं मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब। नहीं, आप डेंगू पे चर्चा होती है, आप गांधी फैमिली पे चले जाते हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना प्रवक्ता का बिहेवियर है आप लोगों का। ये थोड़ा चुप हो सकते हैं। आप प्रवक्ताओं के ऊपर अटैक करेंगे तो सुनने के लिए तैयार रहिए ना आप लोग। हमारे किसी भी प्रवक्ता ने ये कहा हो कि हम सरकार के साथ नहीं है, थोड़ा सा कर्टसी भी नहीं है इनके पास। नहीं, सारी मोदी जी के पास, मैं इनके बीच में बोला के पास है। मैं इनके बीच में तो नहीं बोल रहा था, कृपया सुनिए। अच्छा, प्लीज आलोक जी कंक्लूड कर लीजिए, मैं बस 30 सेकंड बचे। देखिए दीपक जी, बहुत कम समय है, मगर थोड़े से समय में ही देश की जनता को हाथ जोड़कर मैं नरेंद्र मोदी जी का संदेश जो उन्होंने दिया था कि जिन लोगों ने हमारे जवान के शहादत का कारण जो बने हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा। और आप प्लीज प्रधानमंत्री पे विश्वास रखिए। आप देखिए किस प्रकार हम पहले भी म्यांमार के बॉर्डर में घुस के हमने किया था ना एक ऑपरेशन, आपने देखा था किस प्रकार हमने दूसरे के देश के जो हमारा मित्र देश है उसके लिए आप बिलखना बंद कर दीजिए। पाकिस्तानी एजेंट, ये पाकिस्तानी एजेंट आप लोगों का घर कैसे चलता है हम लोगों को पता है अच्छे से। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। देश की जनता देख रही है, पाकिस्तान का एजेंट मोदी है। ये हम लोगों को पता है, पाकिस्तान का एजेंट मोदी है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, लोगों को तमीज नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आलोक जी, आपसे भी हमेशा बौखलाहट में इस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्या आलोक शर्मा पाकिस्तान नहीं गए नर्कलोक घूमने, मोदी जी गए हैं। मोदी जी एजेंट है पाकिस्तान के, नवाज शरीफ के एजेंट है मोदी जी। आप लोग किसके एजेंट है हम लोग सब जानते हैं। नहीं, हमें भी पता है कि मोदी जी नवाज शरीफ के एजेंट। कर रहा हूँ, ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का मसला है। हम अगर इसको पॉलिटिकल न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप दोनों एक दूसरे की बात काट सकते हैं, कह सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या एक सत्ताधारी सभी दल के प्रवक्ता को शोभा देता, फिर हंसते हैं ऊपर से बैठ के। आप शांत हो जाइए और बैठ जाइए। दीपक जी, मैंने आपको कहा कि आपके चैनल के माध्यम से जनता को हमने आश्वस्त किया है, इसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। दो बड़े हमारे साथ बैठे हैं, जनरल बख्शी बैठे हैं, RSN सिंह बैठे हैं। पठानकोट की तरह उन्होंने जांच बहुत एजेंसी तो पाकिस्तान से नहीं आई, से पहले आ गई। देख रहे हैं पाकिस्तान के एजेंट। आप ही ने तो बुलाया था जांच एजेंसी को वहां से पठानकोट की जांच कराने के लिए। हमने तो नहीं बुलाया था, मोदी जी ने बुलाया था। नहीं बुलाया था और आप हंस रहे हैं। नहीं मनीष, नहीं, उरी में दोबारा तो कोई जांच एजेंसी नहीं आ जाएगी। वहां सरकार गिरा रहे थे, पता है आपको? मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह जाके वहां मोदी की सरकार गिरा रहे थे। ISI के एजेंट कौन है? नहीं, कोई उड़ी में हमारा जांच एजेंसी तो नहीं आ जाएगी। मोदी की जांच एजेंसी मुझे अब कंक्लूड करना है, मुझे अब कंक्लूड करना है। बंद होकर बैठ जाओ। हाँ, एक कंक्लूडिंग। ऐसे सेंसिटिव मौके पे अगर इस तरह का डिबेट अगर होगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, किसी प्रवक्ता हमको नहीं बुलाया कीजिए इसमें। साहब आप बताइए, हम लोग बहुत एनालिसिस करके आते हैं। हम देश के सामने हम उनका जो चुनाव पाकिस्तान के नाम पर तथ्य रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। दीपक जी, आई एम गोइंग विद अ वेरी बैड हम व्यक्तिगत ना हो बेहतर होगा। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा, दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, आपने दशकों शासन चलाया, अब डॉक्टर संबित पात्रा की पार्टी शासन चला रही है। अफसोस जनरल बख्शी, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे यहाँ विराम देना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते मैं ये खबर जरूर बताना चाहूंगा कि नौगांव में एक ऑपरेशन चल रहा है, और जैसा कि मेरे प्रोड्यूसर ने बताया, एक ऑपरेशन अभी कश्मीर में और चल रहा है जिसमें सेना का एक जवान शहीद भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अभी भी सीमा पर हलचलें तेज हैं। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश की जनता को इंतजार रहेगा कि भारत सरकार, हमारी आर्मी, हमारी सेना अब क्या कार्रवाई करती है आगे पाकिस्तान को लेकर। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।